हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम आप देखने वाले हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं हम इक्वेशन जो है गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उससे पहले हमने कुछ बेसिक देखा है अबाउट द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हमने लास्ट लेक्चर में जो है इनकंसिस्टेंट वाला जो एक एग्जांपल सॉल्व किया था, तो अब उसी को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, जिसमें हम एक कंसिस्टेंसी वाला एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो भी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं वो है आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमें पता है कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि नॉन होमोजेनियस है तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट कुछ अलग हो गया अदर देन जीरो, और अगर होमोजेनियस है तो उसमें राइट हैंड साइड जीरो होती है। ये तो आपको मेन डिफरेंस पता है। तो अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये नॉन होमोजेनियस है। तो नॉन होमोजेनियस में क्या होता है, आपको पहले कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें उसका आगे सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। कंसिस्टेंसी में दो पार्ट आते हैं, एक कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। दो टाइप के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वहीं खत्म होता है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन है, ये कंसिस्टेंट होगा, जस्ट देखना है यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमने जो लिखा है वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, और कुछ इक्वेशंस आपको यहाँ पे गिवन है। अब इन इक्वेशंस को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन। तो मैं इसी को यहाँ पे गिवन कर देता हूँ। ठीक है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने नोट कर लिया। जब भी इक्वेशन नोट किया है तो सबसे पहले तो हम सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। सिस्टम में हमें राइट हैंड साइड कुछ दिख रहा है, 2 2 अलग भी नंबर हो सकते हैं, तो अदर देन जीरो सभी एलिमेंट है। इसका मतलब ये है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, ओके, इट कैन बी रिटन एज। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, सो इट कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू जेड। बी का वैल्यू जो है वो जेड नहीं होगा। जेड मतलब होता है नल मैट्रिक्स, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपकी वैल्यूज ए एक्स और बी क्या होगी, तो हमें इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। सो वेयर कैपिटल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल ए इट मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो यहां से कोएफिशिएंट नोट कर लो, दैट इज 1 -1 जैसे कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट नोट कर दिए। सेकेंड इक्वेशन से देखो यहाँ पे 1 2 एंड 1। थर्ड इक्वेशन से देखते हैं हम यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, देन -7 -5, दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। अब इसके बाद होता है एक मैट्रिक्स एक्स। एक्स इट मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स। कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, देयर आर 3 वेरिएबल्स। ओके, एंड इसके साथ हम देखेंगे बी जो मैट्रिक्स होता है, बी इज नथिंग बट आर एच एस कॉन्स्टेंट, जो राइट हैंड साइड वाले कॉन्स्टेंट है उसे लिख दो, दैट इज 2 2 2। ठीक है, तो यहां से हमने जो है इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म कर ली है। अब यहां से हमें देखना है कंसिस्टेंसी। तो यहां पे एक लाइन हम नोट करेंगे, दैट इज टू चेक दी कंसिस्टेंसी, to check the consistency, find the rank of matrix A and rank of augmented matrix AB। अब कंसिस्टेंसी अगर चेक करनी है तो हमें रैंक फाइंड आउट करना होता है, और इन दोनों रैंक पे डिसाइड करते हैं हम इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर इन दोनों का रैंक इक्वल आता है तो कंसिस्टेंट है, और इक्वल नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स नोट करते हैं। देयरफॉर consider the augmented matrix AB। अब ये मैट्रिक्स AB कैसे नोट किया जाएगा, तो पहले A नोट किया जाएगा। A इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स, सॉरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, विच इज 1 -1 -1, देन 1 2 1, देन 4 -7 -5, और एक डॉटेड लाइन देकर के हम यहाँ पे मैट्रिक्स B को नोट करेंगे, दैट इज 2 2 एंड 2। तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB है। अब इस मैट्रिक्स में हमें रैंक फाइंड करना है बाय यूजिंग द कैनोनिकल फॉर्म। हमें पता है कि कैनोनिकल फॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर जो भी है बनाया है कि जिसमें कैनोनिकल फॉर्म कैसे सॉल्व होता है वही डिस्कस किया है। फिर से यहाँ पे सॉल्व करते करते मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा कि कैनोनिकल फॉर्म से कैसे रैंक फाइंड की जाती है। ठीक है,
सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर दिया है। सबसे बेसिक फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा। अब यहाँ से आगे जो है क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इसको जो है रैंक फाइंड करना है, तो कैनोनिकल फॉर्म से फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, सो देयरफॉर यूजिंग कैनोनिकल का मतलब ही इक्लॉन होता है। यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म टू फाइंड द रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कैनोनिकल फॉर्म यूज कर रहे हैं। सो अब कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। देन सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए। देन थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए एंड सो ऑन। इस तरह से हम रैंक फाइंड करते चलते हैं। तो अब यहाँ पे रैंक फाइंड करने के लिए हम देखो क्या कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट 1, तो ऑलरेडी 1 है। अब इसके नीचे दोनों एलिमेंट 0 करने हैं, तो हमने कहा है कि कैनोनिकल फॉर्मेशन कर दिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसके नीचे 0 होने चाहिए। मतलब हमें चेंजेस किस में करने हैं, तो चेंजेस करने हैं R2 में और R3 में। R2 में क्या चेंज होगा, 1 है, इसको अगर 0 करना होगा तो मुझे 1 - 1 करना होगा। सो R2 चेंजेस R2 माइनस ऑफ R1। R2 से मैं अगर R1 माइनस करूँ तो यहाँ पे 0 अरेंज हो सकता है, और बाकी जो भी है करस्पॉन्डिंग चेंजेस साइड में करते चले गए। अब यहाँ पे R3 में भी चेंजेस करने हैं मुझे। सो R3 भी चेंज होगा। R3 किस तरह से चेंज होगा, यहाँ पे 4 है, मुझे -4 करना होगा। सो R4 माइनस ऑफ 4 टाइम्स R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R4 माइनस ऑफ 4 टाइम्स R1। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों रो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा विच इज 1 -1 -1, और आगे रहेगा आपका यहाँ पे 2। ओके, अब ये चेंज होगा, देखो R2 माइनस R1 कर रहे तो 1 - 1 विल बी 0, 2 एंड माइनस ऑफ -1, 2 + 1 3 हो जाएगा। 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। देन 2 - 2 विल बी 0। ओके, अब चलते थर्ड रो पे, दैट इज R3 माइनस 4 टाइम्स R1, इट विल बी 0। ओके, देन 7 - 4 टाइम्स -1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 होगा। -7 एंड माइनस ऑफ माइनस साइड में लिख सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज -7 माइनस ऑफ -4, -7 + 4, तो ये बन जाता है आपका -3। ठीक है, एंड देन व्हाट, देन यहाँ से देखो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -4 हो जाएगा। -5 एंड माइनस ऑफ -4, यहाँ पे क्या होगा, -5 माइनस ऑफ -4, तो -5 + 4 इट विल बी -1। ओके, और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा -6। अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे दोनों एलिमेंट को 0 कर दिया है। अब हमें यहाँ का जो एलिमेंट है उसको 1 करना होता है। अब 1 करने के लिए यहाँ पे अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए R2 और R3 में, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट तो सेम बट अपोजिट इन साइन है, तो वहाँ पे 1 तो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो बेटर वे हम पहले क्या करेंगे, इसको 0 कर लेते हैं और फिर इसको 1 कर ले तो भी चलेगा। मतलब क्या करते हैं, हम पहले R3 में चेंज कर लेंगे। R3 -3 है, इसमें हम करेंगे प्लस R2, मतलब -3 में +3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। R3 + R2 करेंगे, सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, R1 एज इट इज 1 -1 -1 2, देन सेकेंड रो एज इट इज 0 3 2 0, और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 0 + 0 तो 0 रहेगा, +3 - 3 गेट 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 - 1 विल बी 1 हो जाएगा। ओके, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने R3 में चेंजेस कर लिए। अब यहाँ पे 1 लाना है हमें, अब ये 1 लाना ईजी हो जाता है। मतलब क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे R2/3, या फिर 1/3 टाइम्स R2 1/3 टाइम्स R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 -1 देन 2, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐड, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई किया 0, 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 0, लास्ट रो एज इट इज 0 0 1 एंड -6। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, नीचे 0 है, 1 है 0, लास्ट में 1 है। मतलब कैनोनिकल फॉर्म में ये मैट्रिक्स जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब कैनोनिकल फॉर्म में अब इसके आगे करने के लिए कोई ऑपरेशन आपके पास है नहीं, बिकॉज लास्ट तक 1 आ चुका है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रैंक डिसाइड करते हैं।
एक तो मैट्रिक्स ए का रैंक होगा और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक होगा। अब ए मतलब जो डॉटेड लाइन का लेफ्ट साइड होता है यहाँ से यहाँ तक, यही आपका मैट्रिक्स ए होता है। इसी को देखो और इसी से ए का रैंक डिसाइड करो। अब यहाँ पे अगर हम पहले ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ तक थर्ड रो तक एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है। यहाँ पे 1 आ रहा है मतलब ये नॉन जीरो है। अगर ये 0 होता तो इस रो को हम माइनस करते, बट यहाँ पे 1 है तो ये कंसिडर होगा। तो टोटल रैंक कितनी हुई, 1 2 एंड 3, टोटल 3 रोज आर देयर विच कंटेन नॉन जीरो एलिमेंट। सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। और अब यहां से लेकर के यहां तक पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करो, डॉटेड लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करो। तो यहां पे भी क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है ऑलरेडी, यहां पे है यहां पे भी है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी विच इज ऑल्सो 3। इसका भी मैट्रिक्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दोनों का भी अगर हम रैंक देखेंगे, सॉरी दोनों का रैंक क्या आ रहा है, दोनों का रैंक 3 आ रहा है। अगर दोनों का रैंक 3 है इसका मतलब क्या है, सो वी कैन से दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और दोनों का रैंक सेम है। और अगर दोनों का रैंक सेम है तो हमें पता है क्या है, सो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। कैसी सिस्टम है आपकी, कंसिस्टेंस है। अब अगर सिस्टम कंसिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंस है इसका मतलब इसको सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर इट हैज सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम को जो है सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, ये हमें देखना है। अब यूनिक और इनफाइनाइट मेनी की कंडीशन क्या होती है, अगर यूनिक है तो r इक्वल्स टू n होना चाहिए, और r इक्वल्स टू n है तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट मेनी के लिए r लेस देन n होना चाहिए। अभी r और n क्या है, r का मतलब होता है रैंक, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन्स। जैसे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कितने अननोन्स है, x y z, 3 अननोन्स है। अगर 3 अननोन्स है तो रैंक का वैल्यू कितना है, रैंक का वैल्यू भी यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब r का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है। सो इट हैज अ सॉल्यूशन। सो देयरफॉर हियर, या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सो हियर r दैट इज रैंक इज 3 and the number of unknowns are also equals to 3, so therefore we can say that r is equals to n। तो r equals to n है। so therefore system have unique solution। सिस्टम को कैसे सोल्यूशन हो गए, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन फाइंड भी तो करने हो गए। अब फाइंड कैसे करेंगे, तो फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स। सो देयरफॉर फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स। अब जो लास्ट मैट्रिक्स आपका फॉर्म हुआ है, यहां से हम 3 इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकालेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, यहां से आगे थे वो लास्ट टाइम तक जो था, हमने एक क्वेश्चन जो देखा था इनकंसिस्टेंसी वाला, वहां तक हमने ये सेम मेथड किया था। यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू आ रहा था। अगर रैंक नॉट इक्वल है इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट होता है, उसको सोल्यूशन नहीं होता। अब रैंक इक्वल है इसलिए ये कंसिस्टेंट है और इसको सोल्यूशन है। और सोल्यूशन कैसा है, तो r इक्वल्स टू n है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स अगेन फॉर्म द इक्वेशंस। कैसे इक्वेशंस बनेगी, एक कोएफिशिएंट्स है, जैसे कि x का कोएफिशिएंट है, सो x दिस इज -y, दिस इज -z एंड विच इज इक्वल्स टू 2। इसके इक्वल टू में 2 है, डॉटेड लाइन की राइट साइड है, वो राइट साइड में लिखना है। सो ये है आपका y, यहाँ पे x तो 0 है, दैट इज y प्लस 2/3 z विच इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट रो से क्या मिलेगा, x और y दोनों 0 है, इसका मतलब लास्ट रो से z इक्वल टू मिलेगा -6 विच इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो z का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, z का वैल्यू -6 मिला। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y मिलेगा, उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x मिलेगा। ओके, सो z का वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल रहा है -6, ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू, पुट z इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करो y प्लस 2/3 एंड z इज वॉट -6 विच इज इक्वल्स टू 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -2 इंटू 2 दैट इज -4 इक्वल टू 0। -4 को शिफ्ट करो, y इज इक्वल्स टू +4। तो y का वैल्यू मिल रहा है आपको यहाँ पे +4। अब इस y और z के वैल्यू को पुट करो इक्वेशन 1 में, x का वैल्यू मिल जाएगा। सो देयरफॉर पुट y is equals to 4 and z equal to -6 in equation number 1।
So therefore equation 1 becomes x minus y and value of y is what? 4 minus z, value of z is minus 6 which is equals to 2. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x ये माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस, मतलब -4 + 6, -4 एंड +6 कितना होता है? +2 विच इज इक्वल्स टू 2. +2 को शिफ्ट करो, x इज इक्वल्स टू 2 - 2, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड? तो x का वैल्यू आ रहा है 0. तो फाइनल में आंसर आप क्या नोट करोगे? देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल टू -6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ओके, हमने पहले क्वेश्चन को, गिवन क्वेश्चन को जो है एज इट इज नोट किया है, उसके बाद में हमने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है. ओके, एंड मैट्रिक्स के बाद हमने कंसिस्टेंसी चेक किया है, रैंक फाइंड किया है. कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे कंसिस्टेंट आ गया है. फिर हमने यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी है वो देखा है, आर इक्वल टू यानी मतलब यूनिक है. यूनिक के लिए हमने लास्ट मैट्रिक्स से इक्वेशन फॉर्म किए और उससे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. एकदम सिंपल मेथड आपको यहाँ पे मिलता है जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में है. ओके, तो अब ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा है जो कि कंसिस्टेंसी वाला है. ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपके टाइप थोड़े से और भी क्लियर होते चलेंगे. ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो कि सेम टाइप का रहेगा आपका. सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, इफ इट इज कंसिस्टेंट देन सॉल्व. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन. ओके, सो गिवन जो भी इक्वेशन हम नोट करेंगे. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ओके, देर आर टोटल 4 अननोन्स. ओके, 4 वेरिएबल है. अब कहीं पे कोई वेरिएबल अगर मिसिंग है, ओके, जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 0 लेना होता है कोएफिशिएंट. ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक है, समझ में आ जाएगी आपको. So in solution, first of all, write down the given system of equation, and if it is homogeneous, so we can say that it can be written as. तो इसे कैसे लिखा जाएगा? So it can be written as ax is equals to b, और b का तो वैल्यू पता है हमें यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू z है, तो लिखने की जरूरत नहीं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. So where the value of a का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? So first of all we have to write a, it means the given कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो भी कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे नोट करो. जैसे कि 2 है, 1 -1 एंड 3, एक्स वाई जेड डब्ल्यू के कोएफिशिएंट नोट कर रहे हैं हम. 1 1 1 -1, देन 3 2 -1, और यहाँ पे देखो डब्ल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 है. यहाँ पे एक्स नहीं है, इट मीन्स 0, देन 4 3 एंड 2, और यहाँ पे जो है आपका ये मैट्रिक्स ए है. देन मैट्रिक्स एक्स, इट मीन्स द वेरिएबल मैट्रिक्स. वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एंड देन आर एच एस कॉन्स्टेंट विच इज बी. तो बी का वैल्यू क्या रहेगा? दैट इज 8 -2 6 -8. ठीक है, ये यहाँ पे हमने नोट कर लिया. सो यहाँ तक तो हमने सभी मैट्रिक्स नोट कर लिए हैं. ठीक है, अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है. सो टू चेक द कंसिस्टेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे टू चेक द consistency. To check the consistency, find the rank of matrix A and rank of augmented matrix AB. So therefore consider the augmented matrix AB. तो ये एक मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं. So which is augmented matrix AB? It means what? पहले A नोट करो. 2 1 -1 3, then 1 1 1 -1, then 3 2 -1 0, then 0 4 3 2, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देना है इस तरह से, और आगे जो है आपका मैट्रिक्स बी नोट करना है विच इज 8 -2 6 एंड -8. ओके, तो इस तरह से हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कंसिडर किया है. ओके, अब यहाँ पे हर एक मेथड में यही सेम पैटर्न चलेगा, जो होमोजीनियस हो चाहे लीनियर नॉन होमोजीनियस हो. होमोजीनियस में क्या होता है कि सिर्फ हमें ऑगमेंटेड लेने की जरूरत नहीं होती, वैसे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्यों और क्या है उसके पीछे रीजन. तो नॉन होमोजीनियस के लिए तो यही सिस्टम है. तो यहाँ तक हमने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नोट किया. अब इसका रैंक फाइंड करना है. सो रैंक कैसे फाइंड करेंगे? सो देयरफॉर बाय यूजिंग canonical form, find the rank of matrix. By using canonical form,
फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, यही हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा है और यहाँ पे भी हम वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, उसके नीचे 0 चाहिए। तो 1 लाने के लिए देखो R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर सकते हो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज R1 एंड R2। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा आपका 1 1 1 -1 1 1 1 -1 और यहाँ पे आगे चलते हैं -2। ठीक है, ये आपका R1 बन जाएगा और R1 जो था वो R2 बन जाएगा। दैट इज 2 1 -1 3 2 1 -1 3 और आगे है आपका 8। ओके, इसके बाद R3 और R4 एज इट इज 3 2 -1 0 3 2 -1 0 देन 6 देन 0 4 3 2 देन 0 4 3 2 एंड -8। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया। अब R1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है सभी को 0 करना है। अब हमें यहाँ पे 1 के नीचे क्या करना है, तो सभी ये 0 करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें R2 में चेंजेस करने हैं। सो R2 चेंजेस, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या होगा R2 - 2 टाइम्स R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसके बाद सिमिलरली हमें चेंज करना है R3 में। तो R3 किस तरह से चेंज होगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और R3 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा आपका 0। ठीक है, सो अब देखो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलता है यहाँ पे, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 -1 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है R2 में, R2 - 2 R1। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 से सब्ट्रैक्ट करो। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 होगा और 2 - 2 विल बी 0। 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 - 2 इज -1। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -1 एंड -2 -3। 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा यहाँ पे एंड 3 -2 मतलब 3 + 2 5। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो -4, 8 -4 मतलब 8 + 4। ओके, 8 + 4 दैट इज 12। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मतलब R3 से सब्ट्रैक्ट करो। 3 - 3 0। 3 से मल्टीप्लाई किया 2 - 3 इज -1। 3 से मल्टीप्लाई किया -1 -3 -4। 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका ये -3 एंड 0 -3। 0 -3 इट मीन 0 + 3, ये बन जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आगे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 एंड 6 -6 मतलब 6 + 6 12। ओके, और लास्ट में तो ये 0 था इसलिए हमने इसमें चेंज नहीं किए हैं। 0 4 3 2 -8 ये एज इट इज रहेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है 1, उसके नीचे सभी एलिमेंट 0। अब सेकंड यहाँ पे जो पोजीशन का एलिमेंट है ये चाहिए हमें +1, लेकिन यहाँ पे -1 है। सो R2 चेंजेस -1 टाइम्स R2। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, R2 को चेंज किया -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 -1 देन -2, माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 +1 +3 -5 -12। रिमेनिंग रोज एज इट इज 0 -1 -4 3 12 देन 0 4 3 2 -8। ये बाकी सब कुछ एज इट इज। ये 1 हुआ है। अब इसके नीचे सभी दोनों एलिमेंट 0 करने हैं, इसका मतलब हमें R3 में चेंज करना है। -1 है, इसमें +1 करेंगे, R3 + R2 करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें R4 में भी चेंजेस करने हैं। तो R4 में क्या होगा, सो R4 -4 टाइम्स R2 होगा। यहाँ से 4 टाइम्स R2 माइनस करेगा, R2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 -1 देन -2। अब यहाँ पे हम R2 को भी एज इट इज नोट करते हैं, दैट इज 0 1 3 -5 -12। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 0 तो 0 होगा, -1 + 1 गेट 0। इन दोनों को ऐड करो, 3 - 4 इज -1। इन दोनों को ऐड करो तो 3 - 5 इज -2। इन दोनों को ऐड करो, +- गेट कैंसिल 0। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया 0 होगा। 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 - 12 इज -9। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो -20 एंड 2 -20 मतलब 2 + 20 22। ठीक है, यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये होगा -48 -8 एंड माइनस ऑफ -48, -8 + 48, मतलब 48 से 8 जाएगा तो ये रहेगा 40। अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब थर्ड एलिमेंट जो माइनस है इसको प्लस करना है, मतलब हम चेंजेस करेंगे R3 चेंजेस, -1 टाइम्स R3। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ये रो एज इट इज लिखेगी 1 1 1 -1, इसके बाद आएगा आपका -2, सेकेंड रो एज इट इज 0 1 3 -5 -12, थर्ड को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 रहेगा, ये प्लस बन जाएगा, +1 +2 एंड 0। फोर्थ रो एज इट इज 0 0 -9 22 एंड 40, ये एज इट इज रहेगा। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये 9 जो है -9 इसको 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए इसमें +9 चाहिए। +9 कहाँ से आएगा, तो R3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। इट मीन्स अब हमें चेंजेस करने हैं यहाँ पे, किस रो में चेंजेस करने हैं, R4 में चेंजेस करने हैं। सो R4 चेंजेस, R4 में क्या चेंज करना है, सो R4 + 9 टाइम्स R3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, R1 R2 R3 एज इट इज नोट करते हैं, 1 1 1 1 1 1 -1 एंड देन व्हाट -2। ओके, इसके बाद सेकेंड रो एज इट इज 0 1 3 0 1 3 -5 एंड -12, ये एज इट इज रहेगा। थर्ड रो आपका देखो 0 0 1 2 0 0 1 2 ओके एंड 0, थर्ड रो भी एज इट इज। अब फोर्थ में हम चेंजेस कर रहे हैं, ये तो 0 0 एज इट इज रहेगा, 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा आपका 9 2 18 और इसमें ऐड करो, सो 18 + 22 तो ये बन जाएगा आपका 40 और यहाँ पे भी क्या है आपका 40। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हमने यहाँ तक जो है आपका सिंप्लीफाई कर लिया। अब लास्ट एलिमेंट 1 चाहिए, मतलब R4 में चेंजेस करेंगे 1/40 टाइम्स R4, 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो 40 40 गेट कैंसिल 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 -1 एंड 2, देन 0 1 3 -5 एंड -12, देन 0 0 1 2 एंड 0, देन लास्ट में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया आपका यहाँ पे 1 ओके, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया तो ये बन गया आपका 1। ठीक है, तो ये जो है आपका दिस इज नथिंग बट द कैनोनिकल फॉर्म। अब हमने सभी जो है कैनोनिकल फॉर्म की मेथड फॉलो की है और यहाँ पे देखो ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 बन चुके हैं। अब यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब इस लास्ट कैनोनिकल फॉर्म से हमें जो है फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो डॉटेड लाइन का लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू व्हाट 4, बिकॉज सभी जो 4 रोज है वो नॉन जीरो है ए में, और टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी देखा जाए तो ये भी क्या है आपका 4 है, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी विच इज ऑल्सो 4। सो इससे हम कहेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, दोनों का रैंक सेम है। सो देयरफॉर द गिवन system of equations is consistence ओके। अब ये कंसिस्टेंस है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्रूव हो चुकी है। सो देयरफॉर इट हैज अ सॉल्यूशन, देयरफॉर इट हैज सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट मिनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आर और एन। सो देयरफॉर या फिर here r is equals to 4 and n also equals to 4, so therefore r is equals to n, r equals to क्या हो रहा है आपका n हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स एंड रैंक बोथ आर इक्वल। अगर इक्वल है तो क्या होता है, सो देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो लास्ट मैट्रिक्स मिला है आपको, इस लास्ट मैट्रिक्स से हम 4 इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स, अब इस लास्ट मैट्रिक्स से इक्वेशन फॉर्म करो, जैसे कि ये सभी कोएफिशिएंट्स है और डॉटेड लाइन का राइट साइड जो है वो आपका राइट हैंड साइड होगा इक्वेशन का। तो यहाँ से देखो इक्वेशन क्या बनेगा, सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस w इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ से क्या बनेगा आपका y प्लस 3z
-5w इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 2। देन थर्ड क्या बनेगा आपका z प्लस 2w इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड फोर्थ इक्वेशन क्या बनता है आपका w इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से देखो हमें w का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये w का वैल्यू पुट करके z मिलेगा, फिर y मिलेगा, फिर x मिलेगा। तो इस तरह से हम सभी वैल्यूज अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको ये जो इक्वेशन तक है समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे देखो हम थोड़ा सा साइड में, इस साइड में इन वेरिएबल्स की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से देखो लास्ट जो है आपका, तो यहाँ से हमें मिल रहा है w। ठीक है, सो w का वैल्यू क्या है आपके पास, w इज इक्वल टू 1। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट कर दे तो क्या है आपका z प्लस 2 इंटू w इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 को शिफ्ट करो तो z इज इक्वल टू वॉट -2। तो z का वैल्यू मिल जाएगा -2, w का वैल्यू मिल गया है आपको 1, z का वैल्यू -2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करते तो y मिलेगा, दैट इज y प्लस 3z, z का वैल्यू पुट करेंगे -2, एंड -5w, w का वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू -12। सिंप्लीफाई करो, दैट इज y -6 -5 इज इक्वल टू -12। ये बन जाएगा y -11 इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू -12 एंड प्लस 11, सो y इज इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू मिलता है आपको यहाँ पे -1। अब y मिल चुका है, z है, w है, सभी वैल्यूज क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट इन 1, पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखो आपका क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज -1, देन प्लस z, सो प्लस z इज व्हाट -2, तो -2, एंड व्हाट लास्ट में -w, सो -w इज 1 इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या किया, z का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू पुट किया और w का वैल्यू पुट किया। तो x ये सभी माइनस है, इसका मतलब -4 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस बिकम +4, ओके, एंड x इज इक्वल्स टू वॉट, x इज इक्वल्स टू 6। सो लास्ट में हम नोट करेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल टू -2 एंड w इज इक्वल्स टू +1 इज द required solution of system of given system of linear equation। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमें जो है XYZ की W फाइंड आउट करनी थी, हमने जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो है फर्स्ट टाइप था जिसमें हमने कंसिस्टेंसी देखी है और उसकी जो है XYZ की W जो है XYZ या W हो गए उनकी वैल्यूज फाइंड आउट किए फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला भी टाइप आता है, ओके। तो अब वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, जबकि आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।